25 मार्च 1971 रात 11:30 ढाका, पूर्वी पाकिस्तान। शहर की सड़कों पर अंधेरा था, लेकिन ये वो अंधेरा नहीं था जो रात अपने साथ लाती है। ये वो अंधेरा था जिसे सत्ता ने जानबूझकर उतारा था। कुछ ही घंटों पहले तक ढाका की गलियों में नारे थे, भीड़ थी, उम्मीद थी और एक नए भविष्य का शोर था। लेकिन जैसे ही रात गहरी हुई, जनरल याहिया खान की सेना ने पूरे शहर को लोहे की आग में बदल दिया। विश्वविद्यालयों के छात्रावास सबसे पहले घिरे, फिर अखबारों के दफ्तर, फिर बुद्धिजीवियों के घर और फिर वे गलियां जहां सिर्फ बांग्ला बोलना भी गुनाह बना दिया गया। ऑपरेशन सर्चलाइट के नाम पर पाकिस्तान की सेना ने अपने ही नागरिकों के खिलाफ वो युद्ध शुरू किया जिसने कुछ ही घंटों में ढाका को शहर से कब्रिस्तान में बदल दिया। गोलियों की आवाज, जलती इमारतों की लपटें और सड़कों पर बिखरी लाशें उस रात सिर्फ एक दमन नहीं थी, वो एक संदेश था। इस्लामाबाद ने तय कर लिया था कि पूर्वी पाकिस्तान अब वोट से नहीं, बंदूक से चलेगा। लेकिन ढाका की उस जलती रात से हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठे कुछ लोग समझ चुके थे कि ये सिर्फ एक दमन नहीं, इतिहास की दिशा बदलने वाली शुरुआत है। दिल्ली, 26 मार्च 1971 सुबह 8 बजे। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने मेज पर रखी फाइलों में सिर्फ खबरें नहीं थी, एक टूटते हुए भूगोल की पहली तस्वीरें थीं। पूर्वी पाकिस्तान में सेना उतर चुकी थी, शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार किया जा चुका था और लाखों लोगों के भारत की सीमा की ओर भागने की शुरुआत हो चुकी थी। ये अब केवल पाकिस्तान का आंतरिक संकट नहीं था, ये भारत की सीमाओं, भारत की सुरक्षा और भारत के भविष्य के दरवाजे पर दस्तक थी। उसी सुबह इंदिरा गांधी ने जिस व्यक्ति को बुलाया, उसका नाम जनता बहुत कम जानती थी, लेकिन आने वाले महीनों में वही आदमी परछाइयों के भीतर वो युद्ध लिखने वाला था जिसका श्रेय दुनिया बाद में केवल सेनाओं को देगी। वो नाम था रामेश्वर नाथ काव। भारत की विदेशी गुप्तचर संस्था रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ अभी नई थी, उसका ढांचा नया था, उसका नेटवर्क अधूरा था, लेकिन उसके प्रमुख रामेश्वर नाथ काव समझ चुके थे कि ये केवल सूचना इकट्ठा करने का समय नहीं है, ये इतिहास को मोड़ने का समय है। रामेश्वर नाथ काव ने युद्ध को बंदूक से पहले दिमाग में शुरू किया। रॉ की पहली चाल सीमा पर नहीं, नक्शे पर चली गई। पूर्वी पाकिस्तान के भीतर बिखरे असंतोष, स्थानीय प्रतिरोध, राजनीतिक गुटों और सैन्य दरारों की पूरी रचना नए सिरे से तैयार की गई। रॉ ने सिर्फ ये नहीं देखा कि पाकिस्तान कहां मजबूत है, उसने ये देखा कि पाकिस्तान भीतर से कहां सड़ चुका है। शेख मुजीबुर रहमान जेल में थे, लेकिन उनकी अनुपस्थिति ने उनकी विचारधारा को और खतरनाक बना दिया था। रॉ ने इसी शून्य को हथियार बनाया। सीमाओं के उस पार भागकर आ रहे शरणार्थियों में केवल पीड़ित लोग नहीं थे, उन्हीं में आने वाले विद्रोह की पहली परत छिपी थी। रॉ ने उन्हें शरणार्थी की तरह नहीं, भविष्य की लड़ाई की नींव की तरह पढ़ा। इन्हीं बिखरे हुए लोगों से एक ऐसी छाया सेना तैयार की जाने लगी जिसका नाम आने वाले महीनों में पाकिस्तान की नींद छीन लेने वाला था, मुक्ति वाहिनी। भारत ने आधिकारिक रूप से युद्ध शुरू नहीं किया था, लेकिन रॉ ने तब तक अपनी पहली गुप्त लड़ाई शुरू कर दी थी। सीमाओं के भीतर छिपे प्रशिक्षण शिविर बनाए गए। बंगाली युवाओं को केवल हथियार चलाना नहीं सिखाया गया, उन्हें सिखाया गया कि एक बड़ी सेना को भीतर से कैसे तोड़ा जाता है। पुल कहां उड़ाने हैं, संचार कहां काटना है, आपूर्ति कहां रोकनी है और डर को दुश्मन के भीतर कैसे उतारना है। ये कोई पारंपरिक युद्ध नहीं था, ये नसों में उतारा गया युद्ध था। रॉ ने पूर्वी पाकिस्तान को मोर्चा नहीं, जाल बना दिया। हर सड़क शक में बदलने लगी, हर नाव खतरे में, हर अंधेरा हमले की संभावना में। पाकिस्तान की सेना अब केवल एक भूभाग पर कब्जा नहीं कर रही थी, वो एक ऐसे भूभाग में फंस रही थी जो हर दिन उसके खिलाफ जाग रहा था। अप्रैल 1971 भारत पूर्वी पाकिस्तान सीमा। अब तक ये केवल शरणार्थी संकट नहीं रह गया था, लाखों लोग सीमा पार कर चुके थे और हर गुजरते दिन के साथ भारत पर बोझ बढ़ रहा था। लेकिन रामेश्वर नाथ काव इस भीड़ में केवल मानवीय त्रासदी नहीं देख रहे थे, वो इस भीड़ के भीतर पाकिस्तान की सबसे बड़ी रणनीतिक हार देख रहे थे। रॉ ने मुक्ति वाहिनी को केवल एक विद्रोही समूह नहीं रहने दिया, उसे एक संगठित छाया बल में बदल दिया गया। हथियार, प्रशिक्षण, मार्ग, संदेश, लक्ष्य सब कुछ चुपचाप तय हो रहा था। पूर्वी पाकिस्तान के भीतर छोटे छोटे हमले शुरू हुए, रेलवे लाइनें उड़ी, संचार तंत्र टूटे, गोला बारूद के रास्ते रोके गए। पाकिस्तान की सेना को पहली बार समझ आने लगा कि वो किसी सीमा से नहीं, भीतर से घिर चुकी है। ये युद्ध अभी आधिकारिक नहीं था, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान का भूगोल हर दिन इस्लामाबाद के हाथ से फिसल रहा था। दिल्ली में इंदिरा गांधी ने इस युद्ध को केवल बंदूक से नहीं, दुनिया की नजरों से भी लड़ा। जब रॉ जमीन के भीतर पाकिस्तान को काट रही थी, तब इंदिरा गांधी दुनिया के सामने पाकिस्तान को नैतिक रूप से निर्वस्त्र कर रही थी। शरणार्थियों की तस्वीरें, नरसंहार की रिपोर्टें और टूटते हुए पूर्वी पाकिस्तान की गवाही धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय दबाव में बदलने लगी।
ये केवल सैन्य तैयारी नहीं थी, ये युद्ध शुरू होने से पहले दुश्मन को कूटनीति में अकेला करने की रणनीति थी। पाकिस्तान को अब दो मोर्चों पर लड़ना था, एक जंगलों और नदियों के भीतर, दूसरा विश्व मंच पर। उधर इस्लामाबाद में याहिया खान को अब भी ये भ्रम था कि पूर्वी पाकिस्तान केवल बल से दबाया जा सकता है, लेकिन जिस विद्रोह को वो स्थानीय अशांति समझ रहा था, वो अब रॉ द्वारा गढ़ा गया सुनियोजित क्षरण बन चुका था। पाकिस्तान की सेना थक रही थी, उसकी आपूर्ति टूट रही थी, उसका मनोबल गिर रहा था, और सबसे खतरनाक बात यह थी कि उसे अब दुश्मन दिखना बंद हो गया है। हर चेहरा शक था, हर गांव जाल था, हर रात हमला थी। रॉ ने पूर्वी पाकिस्तान को युद्ध भूमि नहीं, दलदल बना दिया था। 3 दिसंबर 1971 शाम 5:40 पाकिस्तान ने पश्चिमी मोर्चे पर भारत के हवाई अड्डों पर हमला किया। यही वो क्षण था जिसका भारत महीनों से इंतजार कर रहा था। अब युद्ध औपचारिक था। अब परछाइयों में शुरू की गई लड़ाई खुले आकाश के नीचे आने वाली थी। लेकिन तब तक खेल बदल चुका था। रॉ ने महीनों पहले जो जमीन तैयार की थी, उसी पर भारत की सेना उतरी। जनरल सैम मानेकशॉ के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पूर्वी मोर्चे पर वो रफ्तार दिखाई जिसकी उम्मीद पाकिस्तान ने नहीं की थी, क्योंकि जब भारतीय सेना भीतर पहुंची तब तक पाकिस्तान की नसें पहले ही काटी जा चुकी थी। और पाकिस्तान की सेना एक ऐसे युद्ध में फंस चुकी थी जिसकी हार महीनों पहले लिखी जा चुकी थी। 16 दिसंबर 1971 दोपहर 4:31 ढाका। पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी ने आत्मसमर्पण के कागजों पर हस्ताक्षर किए। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। ये केवल एक सैन्य हार नहीं थी, ये दक्षिण एशिया के नक्शे का पुनर्जन्म था। बांग्लादेश पैदा हो चुका था। दुनिया ने इसे भारत की सैन्य विजय के रूप में देखा। इतिहास ने इसे 1971 के युद्ध के रूप में दर्ज किया। लेकिन उस जीत की पहली रेखा 16 दिसंबर को नहीं, 25 मार्च की उस अंधेरी रात के तुरंत बाद खींची जा चुकी थी। जब ढाका जल रहा था, दिल्ली ने केवल युद्ध नहीं देखा था, उसने अवसर देखा था। और उसी क्षण रॉ ने बंदूक चलने से बहुत पहले एक देश की रचना शुरू कर दी थी।